हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चंदन। वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग ये म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे क्योंकि देखिए बहुत लोगों को 2023 मतलब नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत सारा फंड में इन्वेस्ट करना है। तो आज हम लोग इस वीडियो में मतलब म्यूचुअल फंड का बहुत सारा कैटेगरी होता है, जैसे लार्ज कैप हो गया, मिड कैप हो गया, स्मॉल कैप हो गया, हाइब्रिड फंड हो गया। तो बहुत सारा कैटेगरी आता है। तो इस वीडियो में हम स्पेशली टैक्स सेवर फंड के बारे में बात करेंगे क्योंकि उसके लिए आपको थोड़ा बहुत प्लानिंग की जरूरत है। और ये म्यूचुअल फंड सही है या नहीं है, और हर फंड क्या हर किसी के लिए सही है नहीं है, हम ये सब चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। म्यूचुअल फंड के बारे में आपको बहुत सारा जानना है, तो ये जो एक वेबसाइट है ना जहाँ पे म्यूचुअल फंड सही है, यहाँ पे जाके आप पढ़ सकते हैं। मतलब आपको बहुत ही ज्यादा नॉलेज चाहिए तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्टली हम स्किप कर जाएंगे कि 2023 में हम देखेंगे कि एक कौन कौन सा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट मेरा जो चॉइस आता है वो ऑलवेज होता है ये पराग पारिक म्यूचुअल फंड का। देखिएगा एक ईएलएसएस फंड आता है, और ये जब ईएलएसएस फंड में आप थोड़ा जब नीचे आएंगे ना, ये तो लिक्विड फंड है। लिक्विड फंड के नीचे देखिएगा, आई थिंक ये भी लिक्विड फंड है, ये है टैक्स सेवर फंड। तो देखिए जनरली जो कोई भी म्यूचुअल फंड होता है, सॉरी टैक्स सेवर फंड होता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में, वो 3 साल का लॉक इन रहता है। ठीक है, तो आपको लॉन्ग टर्म में तो ये हो जाता है, और क्या करना पड़ेगा हम लोगों को कि 3 साल बाद बाद एक बार रिव्यू कर लेंगे। तो स्पेसिफिकली आप पराग पारिक का जो टैक्स सेवर फंड है ना, आप इस फंड में डायरेक्ट आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये जो फंड 2019 में ही रिलीज हुआ है, मतलब 2-3 साल ही हुआ है, और 2-3 साल में ये जो फंड है ना बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। हाँ, ये हो सकता है कि 2020 में बहुत सिचुएशन बहुत ही खराब था, तो इस वजह से भी थोड़ा रिटर्न हाई लग रहा है। लेकिन मैं अभी अभी भी बोलूंगा कि ये जो फंड है ना, ये फंड बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। और डिस्क्लोजर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट भी इस फंड में है। ठीक है, जैसे बेसिक चीज आपको तो उतना जरूरत नहीं है जानने का, बट फिर भी राजीव ठक्कर को पता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री, इनका नाम बहुत अच्छा है। और ये जो एक कंपनी है ना, ये हर साल यूनिट होल्डर का एक मीटिंग करता है, जहाँ पे ये डायरेक्ट जो यूनिट होल्डर्स है ना उनसे मतलब शेयर करता है या बातें करता है। जैसे आप कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, उनका एक कॉन कॉल होता है, मतलब हर क्वार्टर के बाद। ये जनरली ये म्यूचुअल फंड में एक साल में करता है, लेकिन ये एक कम्युनिकेट करता है अपना जो यूनिट होल्डर उन लोगों से। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, इवेंट कल्चर भी बहुत अच्छा है। और ये आप देख लीजिए, ये जो इन्वेस्टमेंट है, आप सॉरी ये जो म्यूचुअल फंड है, इसका अभी एनएवी जा रहा है। रेगुलर प्लान में जाएंगे तो आप 20.24, और डायरेक्ट प्लान में जाएंगे 20.0999, यही है। और इनका एक्सपेंस देखिए थोड़ा बहुत तो मुझे ज्यादा लग रहा है, लेकिन आप जब परफॉर्मेंस के हिसाब से देखेंगे ना, तो आप मान लीजिए थोड़ा बहुत एक्सपेंस पे भी कर दे रहे हैं, तो उससे आपको उतना कुछ प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। और एनीवेज इनका आप देख सकते हैं, इनका बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट रहता भी नहीं है। आई थिंक 10-12 ही है, उससे ज्यादा नहीं होगा। एक बार देख लेते हैं। ये 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, आई थिंक 18, और ये 5, 23 है। 23, 24, अरे बहुत है। 25-26 है एनीवे। और ये तो आई थिंक ये रखेगा कि नहीं रखेगा ये मुझे नहीं पता, बट फिर भी कंपेरेटिवली बहुत सारा म्यूचुअल फंड में तो 30-40 है। तो ये सही से रखा है, डाइवर्सिफाइड है, वेल मैनेज्ड है, कम्युनिकेट भी बहुत अच्छा करता है। एक्सपेंस रेशियो थोड़ा मैं बोलूँगा ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको बोलूँगा कि आप 2023 के लिए म्यूचुअल फंड ईएलएस कैटेगरी में करना मतलब कंसिडर कर रहे हैं, तो इस फंड को नंबर 1 पोजीशन आपका होना चाहिए। और एज ए डिस्क्लोजर मैंने आपको पहले ही बोल दिया, ये मेरा पर्सनल इन्वेस्टमेंट इस फंड में है। और ये इनका परफॉर्मेंस आप देख भी सकते हैं, आपको कितना परफॉर्मेंस किया है उस टाइम पे, निफ्टी कितना परफॉर्म किया है। और ये जो फंड है ना, आप मान लीजिए कहीं पे भी मतलब 1 साल 2 साल या 3 साल में अच्छे से अपना जो बेंचमार्क है उन्हें सक्सेसफुली बीट किया है। ठीक है, ये तो मेरा आप लोगों का फर्स्ट चॉइस है। फर्स्ट चॉइस मैंने आपको बोल दिया। तो सेकंड चॉइस में मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो है यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड। क्वांट म्यूचुअल फंड में हम लोग डायरेक्ट यहाँ पे टैक्स सेवर फंड में ही चले जाएंगे, क्योंकि हम
इसके ऊपर ही डिस्कस करेंगे। तो जब यहाँ पे जाके नो मोर में आप जाएंगे ना, तो आप सेम आपको तो पता होगा एनएबी और ये म्यूचुअल फंड में कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आई थिंक 500 है। और ये सेम 3 साल का लॉक इन है। और ये फंड मैनेजर आप देख सकते हैं। लेकिन इसमें भी एक ये म्यूचुअल फंड जब मैंने देखा था ना, इस म्यूचुअल फंड में एक दो प्रॉब्लम्स है, इसमें बहुत अच्छे से कम्युनिकेट नहीं करता है लोगों को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने एक बार देखा था कि इनका जो ट्रांजैक्शन पोर्टल है ना, वो भी मतलब उतना अच्छा नहीं है। पता नहीं क्यों ये उसको करके रखता है ऐसे। अच्छा, नवंबर का आप जब फैक्ट शीट देखेंगे ना, फैक्ट शीट में अंदर चले जाएंगे हम लोग, क्वांट का जो टैक्स प्लान है यहाँ पे जाके आप देखिए, ये भी उतना मतलब बहुत पुराना फंड नहीं है, ठीक है। ये भी 2-3 साल ही हुआ है जहाँ पे लॉन्च हुआ है। और एक मिनट, हाँ, और ये थोड़ा जब आप नीचे आएंगे ना, नहीं नहीं, इनका डेट ऑफ इंसेप्शन नहीं, इनका डेट ऑफ इंसेप्शन 2000 हो सकता है। 2000 में इनका रेगुलर प्लान चलता था, डायरेक्ट प्लान ये बहुत मतलब पुराना फंड, मतलब बहुत पुराना नहीं है, रिसेंटली हुआ है। और इसका आप करंट एनएवी देखेंगे तो देखिए, ग्रोथ ऑप्शन में जाएंगे डायरेक्ट में तो 269 है, ठीक है। और एक्सपेंस रेशियो देखिए, एक्सपेंस रेशियो, एक मिनट, एक्सपेंस रेशियो के पहले पहले मैं बोल देता हूँ, इनका जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये थोड़ा यूनिक लगा मुझे। यही फंड मैंने देखा था जहाँ पे अदानी ग्रुप का जो ग्रुप में ना इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। तो एनीवेज आपको म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में सिर्फ आपको पैसा से मतलब है, मतलब आप कोई भी फंड आपको पैसा बना के दे रहे हैं, आपको उससे ही मतलब है। कहाँ पे अदानी में इन्वेस्टमेंट है या नहीं है वो सब छोड़ दीजिए। आप इंडिविजुअली तो अदानी में बहुत लोग बोलता है कि इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहिए, लेकिन हाँ ठीक है, आप एक फंड में कर रहे हैं, उसमें थोड़ा पैसा रख रहे हैं, और 3 साल बाद आपको अच्छा नहीं लगा तो आप चेंज कर देंगे, और उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन मुझे एक ही यूनिक लगा कि वो अदानी ग्रुप के में इनका इन्वेस्टमेंट है। एनीवेज आप देख सकते हैं कि ये इनका रिटर्न है, ठीक है। और ये रिटर्न भी आप देख सकते हैं 6 मंथ, 1 ईयर, इवन 3 ईयर, 5 ईयर। 5 ईयर में तो बीट नहीं कर पाया, इवन सिंस इंसेप्शन से तो ये बीट कर ही रहा है। और इनका जब आप एक्सपेंस रेशियो में आप थोड़ा इधर जाएंगे ना, एक मिनट मैं देखता हूँ नीचे एक्सपेंस रेशियो में है क्या, नहीं यहाँ पे नहीं है, शार्प रेशियो ये सब है। एक्सपेंस रेशियो के लिए यहाँ पे जाना पड़ेगा। अच्छा, ये कम्युनिकेट प्रॉब्लम हुई है, ये कम्युनिकेट सही करता नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम है। सही, इनका कम्युनिकेशन सही नहीं है। उसके बाद ये जो इनका वेबसाइट है ना, ये भी घटिया ही है थोड़ा, ठीक है। इनके इवन ट्रांजैक्शन कहाँ से करो लोगों को पता नहीं चलता है, या ये ऐसे करना पड़ेगा, मतलब ऐसे आपको पता चलेगा कि इसका एक्सपेंस क्या है। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे, हम लोग ये क्वांट टैक्स प्लान के बारे में बात करेंगे, हम रेगुलर प्लान में तो जाएंगे ही नहीं, डायरेक्ट चले जाएंगे यहाँ पे। देखिए 0.5 है, 0.5 में आप जीएसटी ऐड कर लीजिएगा तो आई थिंक पॉइंट ये वाला होगा, राइट। हाँ, ये वाला होगा तो 0.58, मतलब 0.8 ऐड कर लीजिएगा जो जीएसटी है, और 0.50 आपका टोटल फंड का है, तो टोटल 0.58। तो देखिए इसका जो एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये फ्लेक्सी फंड और टैक्स फंड में थोड़ा बहुत तो हो सकता है कि आई थिंक वो 0.7 है शायद। एक मिनट, हाँ 0.5 होगा, 0.5 और ये 0.7 तो 0.57 होगा, ठीक है, मतलब 97 पैसे, ठीक है। तो इतना ही ज़्यादा, तो मुझे लगता है कि ये जो फंड है ना, इसका परफॉर्मेंस देखिए पराग पारिक जैसा तो नहीं है, लेकिन पराग पारिक से थोड़ा नीचे है। लेकिन मुझे एक्सपेंस रेशियो और परफॉर्मेंस के हिसाब से ये फंड भी आप कंसिडर कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने जैसे आपको पहले बोला कि फर्स्ट जो चॉइस है मेरा पराग पारिक टैक्स फंड, उसके बाद ये क्वांट फंड है। दोनों फंड में ही मेरा इन्वेस्टमेंट है। सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पराग पारिक म्यूचुअल फंड में है, सॉरी, हाँ, पराग पारिक टैक्स सेविंग्स फंड में, उसके बाद ये क्वांट टैक्स फंड में, यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट है। उसके देखिए आपको तो ज़्यादा म्यूचुअल फंड मतलब ईएलएसएस फंड ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो लिमिट है ना, वो 1.5 लाख ही है। 1.5 लाख में आपको ज़्यादा नहीं करना है बहुत सारा। लेकिन
बहुत लोग क्या लगता है कि आपको नहीं आपको ये ऐसे जैसे मैं ये छोड़ के और कोई कहीं पे इन्वेस्टमेंट करता नहीं हूँ। ये उसका रीज़न है देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये टैक्स बेनिफिट यहाँ से मिल जा रहा है, तो इसका ही रीज़न है। मैं कभी लार्ज कैप इसमें उतना मैं नहीं करता हूँ। मुझे वो प्रोडक्ट भी उतना अच्छा नहीं लगता मुझे, जस्ट टैक्स बेनिफिट चाहिए तो आज मैं यहाँ से कर लेता हूँ। और डायरेक्ट तो मैं करता ही हूँ, और मेरा जो इन्वेस्टमेंट रहता है मोस्टली रह जाता है कि माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में ही रह जाता है। और बहुत ही कम मैं एसएमई में करता हूँ, क्योंकि एसएमई इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास उतना भी एक्सपीरियंस आया नहीं। ठीक है, उसके बाद जो मेरा इसमें है, लेकिन ये मैं ट्रैकिंग के लिए यूज करता हूँ, ये है कोटक का जो टैक्स फंड आता है ना, इसमें इसमें मैं थोड़ा बहुत मेरा इन्वेस्टमेंट है। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, ये ट्रैकिंग पर्पस के लिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया है। और जैसे आपको पता है कि यहाँ पे दिख रहा है, इसका एनएवी है 86.21। इसका आप देख सकते हैं कि जो सिंस इंसेप्शन इन्होंने एक बेसिक परफॉर्मेंस किया है, ऐसा भी नहीं है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, नहीं ऐसा कुछ नहीं दिया है। लेकिन आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, मतलब आप सोच रहे कि आपको नहीं, दो से भी ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, सॉरी मतलब ईएलएसएस फंड चाहिए, तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। जैसे टैक्स सेविंग्स फंड आप देख लीजिए, सिंस इंसेप्शन निफ्टी तो दिया है, तो मतलब ये थोड़ा बहुत बीट किया है, इवन 5 ईयर में बीट किया है, 3 ईयर में भी बीट किया है, 1 ईयर से तो मतलब एकदम कान के पास से गया है, अदरवाइज ये बीट नहीं कर पाता। ठीक है, ज़्यादा तो मुझे लगता नहीं कि आपको यहाँ पे बोलना चाहिए। सही लगा मुझे फंड, मुझे तो ज़्यादा लगता नहीं है फंड, मतलब इन्वेस्टमेंट के लिए आप एक दो फंड देख लीजिए, उठा लीजिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, हर साल क्या करेंगे, उसको रिव्यू करेंगे। रिव्यू करने के बाद आप देख लीजिए कि वहाँ पे आपका इन्वेस्टमेंट सही जनरेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लेंगे। और कंटिन्यू करना चाहेंगे तो ठीक है, अदरवाइज कहीं और फंड में मूव हो जाइए। और इसका एक्सपेंस रेशियो भी सही है, थोड़ा तो हायर साइड पे है ही, लेकिन इतना तो एक्सपेंस रेशियो हर कोई चार्ज करता है अभी। इसका ये भी सही है, ऑलमोस्ट 3000 करोड़ है इनका। ये जो मैनेजर है, ये इनका भी इंडस्ट्री में अच्छा तो नाम है। ठीक है, इनका एक्सपेंस रेशियो भी सही है, कंट्रोल्ड है, सही है नहीं है, कंट्रोल्ड है। और एक चीज़ मैंने यहाँ पे देखा था, ये जो टैक्स फंड है ना, टैक्स फंड का मैंने देखा था, ये मराठी में भी आता है, ये मराठी बंगाली इस लैंग्वेज में ये आता है, तो मतलब ये कम्युनिकेट करने में तो सही है। आप 1 मिनट में बंगाली पीडीएफ आपको ओपन करके दिखाता हूँ। एक मिनट सर। हाँ, ये वाला इससे देखिए, ऐसा तो कुछ नहीं है, आप जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो इंग्लिश आना ही चाहिए। लेकिन मान लीजिए जो लोगों को एकदम भी इंग्लिश आता नहीं है, तो उनके लिए ये सब मतलब एक कम्युनिकेशन का मीडियम है। और ये सिर्फ बंगाली में नहीं, आप आई थिंक ये मराठी में भी है, ये देख लीजिए मराठी में है, तो ये कम्युनिकेशन की तरफ से भी तो सही है। और ये फंड वही होगा जब आप मान लीजिए 3 साल से भी मतलब आप किसी साल में मतलब 3 से भी ज़्यादा ईएलएसएस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो ये कोटक महिंद्रा फंड म्यूचुअल फंड का जो टैक्स सेवर फंड है ना, आप इसको एक बार कंसिडर कर सकते हैं। इसके बाद भी यहाँ पे आता है कि और भी आपको 3 से भी ज़्यादा चाहिए, तो आईडीएफसी का देखिएगा टैक्स एडवांटेज फंड है। जनरली मेरा तो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको कंसिडर ही करूंगा कि मतलब इस फंड में तो आप मतलब आपको 3 से भी ज़्यादा चाहिए, तो फिर आप कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज मैं बोलूँगा नहीं, ज़रूरत नहीं है, आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। इसका एनएवी आप देख सकते हैं 113 है। इसका बेसिक रिटर्न है 3 साल में हो गया, क्योंकि ये देखिए इनका वो 2020 का जो आया था ना कोविड के टाइम पे, उस टाइम तो मार्केट बहुत गिर गया, तो जिसकी वजह से इनका रिटर्न थोड़ा हाई लगता है। अदरवाइज इनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उतना रहता नहीं है। ठीक है, इसके बाद आप जाएंगे डायरेक्ट तो फैक्टशीट देखते हैं यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन हमें दिया गया है। 1 मिनट जस्ट ओपन होने दीजिए, स्कैन चल रहा है। हाँ, चलिए देख लेते हैं कि फैक्टशीट में क्या क्या लिखा रहता है। हम लोग डायरेक्ट जाएंगे टैक्स में, और तो कहीं हमारा इंटरेस्ट है नहीं, और इंटरेस्ट है तो हम बाद में देखेंगे इसको। डायरेक्ट 22 पेज पे जाएंगे। अरे ऐसे दिया इन्फॉर्मेशन,
तो ये प्रॉब्लम हो जाएगा। लार्ज कैप फंड के लिए है, ये नहीं है। फ्लेक्सी कैप के लिए है, मल्टी कैप के लिए है, मिड कैप के लिए है, ये वाला है टैक्स एडवांटेज फंड। तो देख लीजिए, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल जाएगा, आपको जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए। इसका एक ही चीज़ देखना है, इसका ये सही है, मतलब 3008 मतलब 4000 के आसपास पकड़ लीजिए। और ये पुराना फंड भी है, 2008 में मतलब स्टार्ट हुआ था। ELSS कैटेगरी है। जैसे पिछले 2-3 फंड में मैंने आपको दिखाया ना कि आपका 3 साल का लॉक इन है, तो यहाँ पे लग जाएगा लॉक इन। एक्सपेंस रेशियो भी 0.75 है। और यहाँ पे आप देख पाएंगे कि इनका कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, बैंक में सबसे ज़्यादा है, जहाँ पे ICICI बैंक, सॉरी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद HDFC, एक्सिस, कनाडा। जैसे सॉफ्टवेयर में इन्फोसिस, एशिया टेक्नोलॉजी, ये सब देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इनका इन्वेस्टमेंट है। इतना तो आपको देखना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तो मुझे लगता है 40 से भी ज़्यादा कंपनी है। और फंड में, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जितना लोग आपको मैनिपुलेट कर सकता है और एलोकेशन सही करेगा, तो आपका रिटर्न बन जाएगा सही से। ठीक है, और इससे ज़्यादा उतना सोचना नहीं है। और एक चीज़ है, आप CAGR रिटर्न में देख सकते हैं, बहुत ही थोड़ा बहुत कम परफॉर्मेंस इनका है। लेकिन हाँ, बेंचमार्क को तो डेफिनेटली बीट किया है IDFC ने। इवन 1 साल, 3 साल, आप 5 साल भी देख सकते हैं, इवन 10 साल। इतना ही चाहिए। मतलब बहुत लोगों को क्या होता है कि SIP में मोड में ही इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि ये सब फंड काम आ जाता है। क्योंकि बहुत लोग क्या होता है कि 3 साल के बाद भी रिव्यू नहीं कर पाता है। वो रीज़न कुछ भी हो सकता है, उनका काम में बिजी रहता है या घर के कुछ और मसले में बिजी रह जाता है, तो उनके लिए मैं बोलूँगा ये IDFC फंड बहुत अच्छा है। मेरा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन बहुत कम है, जस्ट ट्रैकिंग पर्पस के लिए ही मैं इसको यूज़ करता हूँ। अदरवाइज मतलब आपको 3-4 से भी ज़्यादा चाहिए तो IDFC देख सकते हैं। उसके बाद और एक इन्वेस्टमेंट मैं आपको है, वो है कनाडा डेवो का। देखिएगा, एक टैक्स सेविंग्स फंड आता है, इक्विटी टैक्स सेवर फंड, हाँ ये वाला। इसका अभी NAV जा रहा है 119। फंड डिटेल्स में जाएंगे तो मैं आपको 1 मिनट, जस्ट इसको थोड़ा ऑन होने दीजिए, स्लो है थोड़ा। हाँ, अब देख लीजिए इनका EVM देखिए 4000, तो मतलब आप दो पकड़ लीजिए इसको। साल जाते जाते तो 5000 हो सकता है, या 4500 के आसपास तो होगा ही। ये ऑलमोस्ट 13 साल हो चुका है, मतलब ऐसा नहीं कि कल ही इसके ये लॉन्च हुआ है, ये बहुत पुराना फंड है। और ये इसका परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं, सही है। मतलब 1 मिनट, हाई रिस्क हाई कैपिटल, हाँ बेंचमार्क सही है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या? अरे, पोर्टफोलियो में भी हाँ, ये नीचे तो, अच्छा थोड़ा, सॉरी नीचे है। नीचे देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा तो ICICI है, उसके बाद इन्फोसिस, देन HDFC बैंक, रिलायंस, एक्सिस है, जो भी है। आप यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि आपको बहुत उससे भी ज़्यादा चाहिए ना, कि डिटेल्स ऑफ इक्विटी होल्डिंग, तो आप यहाँ पे जाके ये पूरा चेक कर सकते हैं। भारतीय एयरटेल, गया, फिनसर्व, ABB, सन फार्मा, मतलब जनरली लार्ज कैप में ही है, ज़्यादा स्मॉल कैप नहीं है। ये यूनो मिंडा, अच्छा नहीं, ज़्यादा स्मॉल कैप नहीं है ये। जनरली लार्ज कैप में इन लोगों का फोकस रहता है, और यही इनका पोर्टफोलियो है। नीचे थोड़ा आ जाएंगे तो सिमिलर तो नहीं है। 1 मिनट, और इसका एक्सपेंस रेशियो डायरेक्ट प्लान के लिए 0.59, तो 60 पैसा है, तो 60 पैसा सही है। देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं आप इस फंड को, लेकिन कंडीशन वही है, आपको 4-5 फंड चाहिए तो तब सही है। अदरवाइज ये इतना भी फंड एक साल में एक आदमी के लिए ज़रूरत नहीं है। मतलब आप मान लीजिए, आप अपना स्पाउस के लिए कर रहे हैं, आपका वाइफ हो सकता है या आपका हस्बैंड हो सकता है, तो उस टाइम पे आप कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज मान लीजिए आप इंडिविजुअल है, आपको 5-6 फंड ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद और भी कुछ फंड्स हैं। जैसे मैंने, मेरा इन्वेस्टमेंट इसमें तो नहीं है, मैं निकाल लिया, लेकिन आपको मान लीजिए 6 फंड से भी ज़्यादा आपको चाहिए, तो उस टाइम पे आप ये कंसिडर कर सकते हैं। टाटा का जो एक ये आता है ना, ELSS फंड, इस फंड में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया था और मुझे रिटर्न सही मिल गया था। ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ख़राब रिटर्न मिला था, लेकिन उसके बाद मुझे पैसा कहीं और पे मूव करना था, तो मैंने
वहाँ से वो पैसा हटा दिया। एक चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये जो ईएलएसएस फंड होता है ना, एक मिनट, थोड़ा वो स्लो है इसके कारण नहीं आ रहा है। इसका एनएवी तो देख लीजिए, आई थिंक 158 है। उसके बाद थोड़ा आप नीचे जाएंगे तो हाँ डेफिनेटली ये जैसे वो जैसे आपको बोल रहा हूँ कि ये 3 इयर्स का लॉक इन है, आपको टैक्स बेनिफिट अंडर 80 में मिल जाएगा आपको, ठीक है। और ये एसआईपी के लिए भी आप कंसिडर कर सकते हैं, आपको ज़्यादा मतलब उतना भी नहीं सोचना है कि अच्छा मेरा क्या होगा, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया तो जैसे मैंने पहले बोला, गड़बड़ हो जाएगा तो वो 3 साल में हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिव्यू कर देंगे, उसके बाद हटा देंगे, यार क्या करेंगे, और रखना है तो रख लेंगे। पैसा थोड़ा ज़्यादा है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। एक मिनट, मैं फैक्ट शीट तो यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ लेकिन ये मिल क्यों नहीं रहा है मेरे को। परचेज फीडबैक ये नहीं है, ये नहीं है, कहाँ गया फैक्ट शीट, डिविडेंड देश का वांट, फैक्ट शीट यहाँ पे होगा क्या, रिक्वेस्ट अकाउंट स्टेटमेंट यानी भी नहीं, यहाँ से सब, एक मिनट है क्या यहाँ पे फैक्ट शीट, प्रोडक्ट, इसका डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन इसका फैक्ट शीट होता ना बहुत अच्छा होता है ये। एक मिनट, हाँ ये मंथली फैक्ट शीट मिल गया मेरे को, नहीं हो भाई, यूएस कनाडा का सिटीजन तो मैं नहीं हूँ, मैं इंडियन का सिटीजन, इंडिया का ही सिटीजन हूँ, इंडियन। एक मिनट थोड़ा टाइम दीजिए, इसको मैं थोड़ा आपको बोल देता हूँ। ये जो टैक्स फंड है आई थिंक 13 नंबर पेज पे है, तो चलते हैं 13 नंबर पेज पे। रिस्क मनी ओपन एंडेड फंड, लार्ज कैप तो ये है, फ्लेक्सी कैप, लार्ज मिड कैप, इक्विटी पी फंड, मिड कैप ग्रोथ, ये वाला टैक्स मिल गया, सॉरी, हाँ ये टैक्स सेविंग फंड। टैक्स सेविंग फंड आपको आई थिंक आपको दिख रहा है क्या, एक मिनट मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, इससे तो आपको दिखना चाहिए, अदरवाइज वो जैसे मैंने आपको दिया ना वो वेबसाइट से, वहाँ से आपको आप चले जाएंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। और कहाँ कहाँ पे है आप देख लीजिए, बैंक्स में आई थिंक बहुत ज़्यादा है, ऊपर मत देखिए, ये अल्फ़ाबेटिकली है तो इसके वजह से क्या होगा कि एरोस्पेस एंड डिफेंस में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जहाँ पे 1.05% है, ठीक है। बैंक में इनका सबसे ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट, और कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है आप देख सकते हैं। बट प्रॉब्लम वही है, ये सब फंड में ये जो टाटा स्काई फंड रहता है ना, यहाँ पे 50-60 से भी ज़्यादा कंपनी रहता है, तो इतना कंपनी एक इंडिविजुअल एक मैनेजर के लिए ट्रैक करना पॉसिबल है कि नहीं है ये मेरे को नहीं पता है, कॉन्फिडेंस भी मुझे नहीं उतना आता है, तो इसकी वजह से मैंने क्या किया था उस टाइम पे चेंज किया कर दिया था कि टाटा से पैसा निकाल के मैंने कुछ एसएमई में इन्वेस्ट कर दिया था। तो और इसका जब डायरेक्ट देखेंगे एनएवी तो 32 है, इसका फंड साइज भी थोड़ा सही है, एकदम भी नीचे नहीं है और एकदम भी ऊपर नहीं है, 3190 करोड़ है। और इसका एक्सपेंस रेशियो तो 0.75 थोड़ा हायर साइड पे है। और आप एसआईपी भी करना चाहते हैं तो आप देख लीजिए, टोटल अमाउंट इन्वेस्टमेंट आप मान लीजिए 10 साल, ये पिछले का है, अभी तो नहीं होगा, मतलब अभी से तो थोड़ा चेंज हो सकते हैं इन फ्यूचर, 10 साल में तो ऑलमोस्ट आपका पैसा डबल से भी थोड़ा ज़्यादा हुआ है। अब ये सब फंड में ये सब प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि आप मान लीजिए 60 कंपनी है, इससे भी आप मतलब थोड़ा ज़्यादा जाएंगे, उसके बाद फंड मैनेजर भी चेंज होता रहता है, तो इसके वजह से मैंने चेंज कर दिया था। आप देख लीजिए, आपको 6-7 मतलब ईएलएसएस फंड है तब ही आप इन्वेस्ट कीजिए, मतलब टाटा का जो फंड है उसको देखिए, अदरवाइज मैं आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो मुझे पर्सनली ज़रूरत नहीं है, मैंने ना मेरा इन्वेस्टमेंट है। मैं लास्ट में आपको बोल देता हूँ मेरा कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट जैसे पराग पारिक में मेरा इन्वेस्टमेंट है, क्वांट का जो टैक्स फंड है इसमें है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, पराग पारिक में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद क्वांट में थोड़ा कम है। और मैं सिर्फ ट्रैकिंग के लिए आईडीएफसी और कनाडा का जो म्यूचुअल टैक्स सेविंग फंड है, इसको मैं यहाँ पे मेरा इन्वेस्टमेंट है, और कहीं पे मेरा है नहीं।
और एक चीज़ है मैं आपको जो बोलना चाहता हूँ, जो क्वांट म्यूचुअल फंड है ना, क्वांट म्यूचुअल फंड में प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे आप सही से इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। मतलब इनका जो आप जाएंगे ना, ये ट्रांजैक्शन एंड सर्विस पोर्टल, ये उतना अच्छा नहीं है। अब पता नहीं क्यों इनका तो फंड अच्छा परफॉर्मेंस करता है, इनका जो वैल्यू है एसेट अंडर मैनेजमेंट वो भी थोड़ा बड़ा है, लेकिन इसमें इन लोग पैसा नहीं दिया, मतलब खर्च नहीं किया। तो इसके लिए मैं बोलूँगा ये जो माई कैंप्स का वेबसाइट है, आप यहाँ से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब बहुत लोगों को आप मान लीजिए माई कैंप्स में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बहुत सारा जो ज़ीरो ब्रोकरेज है ना, तो वो लोग भी म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है। फॉर एग्जांपल ये एंजल ब्रोकिंग है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ग्रो भी है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। आप स्टॉक से भी कर सकते हैं, आप ज़ीरोधा से भी कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारे जगह से आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और मैं आपको चाहूँगा एलएसएस कैटेगरी में आप डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दीजिए।